बिब्लियोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। पिछली वाली क्लास में हमने संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, सबसे बड़ी समितियां 8 थी, उसके बाद में 14 छोटी समितियां थी। ठीक है, और इनको हमने डिटेल में पढ़ लिया था। अगर हम बड़ी समितियों की बात करें तो सबसे पहले तो एक तो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी। प्रारूप समिति के बाद में हमने पढ़ा था पंडित नेहरू जी के पास में 3 महत्वपूर्ण बड़ी समितियां थी, संघ संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्य हेतु समिति। इसके बाद में फिर 2 समितियां, महत्वपूर्ण समितियां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी, एक तो नियम समिति और एक संचालन समिति। इसके बाद में 2 महत्वपूर्ण समितियां किसके पास थी? सरदार पटेल के पास में। एक तो प्रांतीय संविधान समिति हुआ करती थी और एक ST/SC के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और मूल अधिकार समिति हुआ करती थी। इसके बाद में और भी महत्वपूर्ण छोटी छोटी समितियों को हमने पढ़ा था। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि संविधान के सलाहकार कौन थे? BN राव साहब। संविधान के जो जनक है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, हमारे संविधान के जो सजावट करता है वो है नंदलाल बोस, जिन्होंने डेकोरेट किया है संविधान को। हमारे संविधान को लिखा किसने है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा है। और हमारे संविधान को हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया था? वसंत कृष्णन वैद्य ने। इसके बाद मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ बता रहा था कि संविधान को बनने में टोटल समय कितना लगा? 2 साल 11 माह और 18 दिन। इसके बाद हमने समझा था कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? ब्रिटेन का। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? ये है भारत का। विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान किसका है? ये अमेरिका का है। विश्व का सबसे पुराना संविधान किसका है? ब्रिटेन का। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। और विश्व का सबसे नया संविधान किसका है? नेपाल का है। इसके बाद में हमने ये भी समझा था कि भाई एशिया में जो सबसे पहले संविधान लिखने वाला देश है वो है जापान। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। अब हम पढ़ते हैं हमारी प्रस्तावना को, प्रीएम्बल को। तो अगली हेडिंग है हमारी प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल या प्रस्तावना कह सकते हैं, या इसको उद्देशिका भी कहा जाता है। देखो, प्रस्तावना का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना का मतलब होता है किसी भी किताब का पहला पन्ना, जो उस किताब के बारे में सारी की सारी आपको जानकारी दे दो। जो भी मोटी मोटी जानकारी है, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, वो सारी जानकारी अगर पहले पन्ने में लिख दे तो उसको प्रस्तावना कह देते हैं। ठीक है, जैसे आप जाते हो बाजार में, बुक खरीदने के लिए जाते हो, और बुक खरीदने के बाद आप जब पहला पन्ना पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको लिखा मिलता है कि भाई वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह है ना, डिटेल वाइज क्वेश्चन दे रखे होते हैं, है ना, थ्योरी वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं, डिटेल एनालिसिस है। तो आपको किताब का पहला पन्ना देखकर किस ऑब्जेक्टिव से उस बुक को बनाया गया है, किस उद्देश्य से उस बुक को बनाया गया है, और उस बुक को बनाने के बाद जो भी महत्वपूर्ण उसकी चीज़ें हैं वो पहले पन्ने में डाल दी जाती है, उसको हम कह देते हैं प्रस्तावना। तो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन भी एक किताब है, एक बुक है, तो प्रस्तावना तो इसकी भी होनी चाहिए कि भाई इस किताब को लिखने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य है इसका लिखने के पीछे। और दूसरा, जो किताब है इसका पूरा का पूरा सार, सारांश, निचोड़ या समरी पहले पन्ने में लिख दिया जाता है। तो प्रस्तावना का मतलब 2 होता है। एक तो सिंपल किताब का पहला पन्ना जिसमें उस किताब का पूर्ण रूप से सार या सारांश हो, एक तरीके से उसका निचोड़ होता है, या इस किताब को लिखने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव रहा है लिखने वालों का। ठीक है, संविधान भी एक किताब है तो ये सब हमें करना पड़ा, प्रस्तावना इसकी भी लिखनी पड़ी। और हम प्रस्तावना को कई सारे नामों से जाना जाता है। बहुत सारे लोगों ने प्रस्तावना को अलग अलग नामों से पुकारा है। जैसे ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना या प्रेम्बल को कहा है संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे समझो कि जैसे हमारा एक शरीर होता है और उसमें एक आत्मा होती है, अगर शरीर से आत्मा को बाहर निकाल दिया जाए तो शरीर का कुछ ज़्यादा मोल रह नहीं जाएगा। वैसे ही संविधान जो किताब है इसको आप एक शरीर समझो, और ये जो प्रस्तावना है वो उस शरीर की आत्मा समझो। अगर प्रस्तावना को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, ना हो तो फिर संविधान का ज़्यादा कोई मूल्य रह नहीं जाएगा, क्योंकि सारी की सारी महत्वपूर्ण चीज़ें पहले पन्ने में हमने लिख रखी है। फिर दूसरे इंसान जिन्होंने कहा वो है KM मुंशी साहब। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने संविधान की जो प्रस्तावना है उसको क्या कहा है? उसको कहा है संविधान की कुंडली या संविधान का राशिफल, हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कुंडली या राशिफल का मतलब क्या होता है? देखो, पंडित जी को हम एक पन्ने की कुंडली पकड़ा देते हैं। जब ब्याह शादी का समय आता है, किसी लड़के की कुंडली दिखाते हैं सबसे पहले पंडित जी को, फिर उस हिसाब से वो मुहूर्त तय करता है। तो आपने पंडित जी को एक पन्ना दिया और उस एक पन्ने के आधार पर वो आपकी पूरी की पूरी कुंडली निकाल लेता है और पूरा का पूरा भविष्य, भूतकाल सब कुछ बता देता है।
वैसे ही ये जो हमारी संविधान नाम की किताब है, इसकी जो प्रस्तावना है ये इसकी एक तरीके से कुंडली है, राशिफल है, ये डिफाइन करता है संविधान को। तो के मुंशी ने इसको कुंडली कहा है। फिर एक ब्रिटिश डिप्लोमेट है जिनका नाम है अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर ने कहा कि ये जो संविधान है, ये जो प्रस्तावना है, ये संविधान की कुंजी है, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा इसको। जैसे ताले की एक चाबी होती है उस ताले को खोलने के लिए, वैसे संविधान की चाबी है, संविधान की कुंजी है संविधान को खोलने के लिए, ऐसे कंपेयर किया है। और एक और इंसान है जिनका नाम है N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने इसको कंपेयर किया है किससे? संविधान के पहचान से। उन्होंने कहा कि ये जो प्रस्तावना है, ये जो प्रियम्बल है, ये है संविधान की पहचान, आइडेंटिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस सारे के सारे नाम आपको पता होने चाहिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ किसने क्या क्या कहा है। देखो, एक तो मैं आपको बता रहा था संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कितने कहा है? ये कहा है ठाकुरदास भार्गव ने। ठाकुरदास भार्गव ने इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ठाकुरदास भार्गव, ठीक है। उसके बाद में अभी मैं एक और नाम बता रहा था, प्रस्तावना को संविधान का राशिफल या कुंडली किसने कहा है? संविधान का राशिफल या कुंडली, ये कहा है के एम मुंशी ने, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने। हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? के एम मुंशी साहब ने कहा है, के एम मुंशी ने। इसके बाद में अगर आगे की बात करें तो संविधान की पहचान किसने कहा है? आइडेंटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की पहचान किसने कहा है? यह कहा है N.A. पालकीवाला ने। N.A. पालकीवाला, ये कहा है N.A. पालकीवाला ने। और फिर मैंने आपको बताया संविधान की कुंजी, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा है? यह कहा है अर्नेस्ट बार्कर ने। यह कहा है अर्नेस्ट बार्कर ने। अर्नेस्ट बार्कर ने। संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने, संविधान का राशिफल या कुंडली के एम मुंशी ने, संविधान की पहचान N.A. पालकीवाला ने, और संविधान की कुंजी कहा है अर्नेस्ट बार्कर ने। इसके अलावा नॉर्मल, ये किसी ने कहा नहीं है, ये नॉर्मल इसका नाम है। इसको हम संविधान का सार या सारांश भी तो कह सकते हैं, तो इसको संविधान का सार या सारांश भी कहा जा सकता है। संविधान का सार या सारांश, समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं इसको। समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसका एक और नाम है, देखो किताब का पहला पन्ना तो ही, तो इसको हम कह सकते हैं किताब का पहला पन्ना, मुख्य पृष्ठ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किताब का पहला पन्ना भी इसको कहा जा सकता है, मुख्य पृष्ठ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। किताब का पहला पन्ना
संविधान का मुख्य पृष्ठ, संविधान का मुख्य पृष्ठ इंट्रो कह सकते हैं, इंट्रो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इन सारे के सारे नामों से इनको जाना जाता है। अब हम प्रस्तावना को आगे पढ़ते हैं। जब हम प्रस्तावना को पढ़ेंगे कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व है, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और अपने सभी नागरिकों भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय स्थापित करने के लिए विचार अभिव्यक्ति, है ना, विचार अभिव्यक्ति, उसके बाद में विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता, है ना, इसके बाद में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, ठीक है, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए आज 26 नवंबर 1949 को हम इसको अपनी आत्मा से आत्मार्पित करते हैं या इसको अपनाते हैं, ये लिखा हुआ है। तो जो पहला पैराग्राफ है ये हमें बताता है भारत राज्य की प्रकृति को, भारत देश की प्रकृति को डिफाइन करता है संविधान की किताब का पहला पन्ना, सॉरी पहला पैराग्राफ। नेचर ऑफ इंडिया स्टेट, क्या नेचर है इंडिया स्टेट का? 5 शब्द भारत के नेचर को डिफाइन करते हैं। एक तो कौन सा है? एक आपका दिख जाएगा संप्रभुत्व, संप्रभुत्व यानी सॉवरेन, संप्रभुत्व के जस्ट बाद आपको मिल जाएगा समाजवादी, सोशलिस्ट, समाजवादी के बाद आपको अगला मिल जाएगा पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर, इसके बाद आपको मिल जाएगा लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक, और इसके बाद में आपको मिल जाएगा गणराज्य या गणतंत्र, रिपब्लिक। और आपको इनको सीक्वेंस में याद करना है। जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, सीक्वेंस के डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कई बार आते कैसे हैं, जैसे मान लो ऑप्शन ए में आपका पंथ निरपेक्ष लिख दिया, ऑप्शन बी में आपका समाजवादी लिख दिया, ऑप्शन सी में आपका गणराज्य लिख दिया और ऑप्शन डी में आपका संप्रभुत्व लिख दिया, और ऑप्शन दे दिया जैसे पहले ऑप्शन में है ए बी सी डी, दूसरे ऑप्शन में सी बी डी ई। तो अब आपको इनको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले इसमें आना चाहिए समाजवादी, ये वाला बी आना चाहिए सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा? समाजवादी बी आना चाहिए। समाजवादी के बाद में क्या आएगा? पंथ निरपेक्ष ए आना चाहिए। उसके बाद में क्या है? गणराज्य, उसके बाद में सी आना चाहिए और उसके बाद में डी आना चाहिए। तो ऐसे सीक्वेंस के क्वेश्चन भी अच्छे खासे बनते हैं। तो प्रस्तावना के जो शब्द हैं उनको आपको सीक्वेंस में याद रखना। आगे भी जो भी शब्द आएंगे इंपॉर्टेंट वर्ड्स, उनको भी आपको सीक्वेंस में याद रखना है। संप्रभुत्व का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी देश जो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, किसी का गुलाम नहीं है, इसके अलावा उसके इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स में, आंतरिक और बाहरी मामलों में बाहर की ताकतें हस्तक्षेप ना करे। बाहर का कोई देश हो सकता है, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई बड़ा यूनियन या संगठन हो सकता है। अगर ये किसी भी देश के आंतरिक या बाहरी मामलों में, इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में इंटरफेयर करते हैं, मतलब वो संप्रभुत्व राष्ट्र नहीं है, सॉवरेन कंट्री नहीं है। आज़ाद होना कोई बड़ी बात नहीं है, आज़ाद तो पाकिस्तान भी है, आज़ाद तो श्रीलंका भी है, लेकिन आप इनको सॉवरेन कंट्री नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इनके इंटरनल मैटर्स में और एक्सटर्नल मैटर में चाइना हस्तक्षेप करता है, IMF हस्तक्षेप करता है, बाहर के बड़े जो देश हैं, बड़ी जो ताकतें हैं, वो हस्तक्षेप करती है। और चाइना तो कुछ हद से ज़्यादा हस्तक्षेप करता है। चाइना के तो एक तरीके से कठपुतली बना हुआ है पाकिस्तान, तो इस संप्रभुत्व राष्ट्र नहीं है। आए दिन पाकिस्तान अपने देश के अंदर कोई नियम कानून बनाए, कुछ भी बनाए, तो वहाँ पर चाइना की राय होती है। किसी भी देश के साथ व्यापार करना है, समझे समझौता करना है, वाणिज्य व्यापार करना, कुछ भी करना है, तो आपका चाइना से पूछे बगैर कुछ भी नहीं करता। दोस्ती भी अगर किसी देश से करनी है तो चाइना से पूछ कर ही पाकिस्तान करता है। तो पाकिस्तान एक संप्रभुत्व राष्ट्र नहीं है, हम एक संप्रभुत्व राष्ट्र हैं। कैसे? जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया था, है ना,
तो पूरी दुनिया ने रशिया के ऊपर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगा दिए, स्पेशली यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने, और कहा कि भाई कोई भी रशिया से व्यापार वाणिज्य संधि समझौता नहीं करेगा, खरीदेगा बेचेगा नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करेगा। ठीक है, कुछ दिन तो हम रुके। उसके बाद रूस ने कहा कि हम भारत तुम्हें 25% सस्ता तेल ऑफर करते हैं। भाई भारत मतलब हम लोगों को कहा रूस ने कि हम आपको 25% सस्ता तेल ऑफर करेंगे, आप हमसे तेल खरीदिए। तो हमारी की सरकार ने फिर डिसीजन लिया। इसके दो महत्वपूर्ण कारण हैं डिसीजन लेने के। एक तो जो चीज़ हमें 100 रुपये की मिल रही थी, अब वो 75 रुपये की मिलेगी। 1 लीटर क्रूड ऑयल अगर हमें 100 रुपये का मिल रहा था, तो अब 1 लीटर क्रूड ऑयल हमें 75 रुपये का मिलेगा। यही मतलब है इस बात का। दूसरा, हमारा एक मित्र राष्ट्र है, फ्रेंडली कंट्री है, उसको आवश्यकता है इस टाइम पे हमारी ज़रूरत है उसको। कभी उसने भी हमारी सहायता की थी। तो जब युद्ध लड़ा जाता है तो इकोनॉमी थोड़ी रशिया की क्रैश सी हो गई थी, थोड़ी तबाही हो गई थी, तो फिर हमने सहायता भी करना चाहा और थोड़ी चीज़ सस्ती मिल रही है, तो हमारी सरकार ने फैसला किया कि हम क्रूड ऑयल कच्चा तेल खरीदेंगे, और हमने रशिया से क्रूड ऑयल कच्चा तेल खरीदना शुरू भी कर दिया। और जब हमने ऐसा कहा तो यूरोप और यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका बीच में आ गई। इन्होंने कहा कि भारत तुम ये क्या कर रहे हो, सैंक्शन लगे हुए हैं रशिया के ऊपर इतने बड़े पैमाने पर, और तुम इससे व्यापार वाणिज्य कर रहे हो, तेल खरीद रहे हो। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने कहा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज पे चली। तुम हमें मत बताओ हमें क्या करना क्या नहीं करना है। हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, स्वतंत्र देश और सॉवरेन कंट्री है, संप्रभुत्व राष्ट्र हैं। हमें किस देश के साथ व्यापार वाणिज्य करना है, किसके साथ नहीं करना है, ये तुम हमें नहीं बता सकते। हम क्या फैसला लेंगे, क्या फैसला ले लेंगे, हमारी सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, तुम कौन होते हो हमें बताने वाले। तो अच्छे से डांट लगा दी थी और वो वीडियो काफ़ी वायरल भी हुआ था। ठीक है, तो संप्रभुत्व हम हैं। दूसरा देखो, ये जो दोनों शब्द है ना, ये पहले हमारे संविधान का हिस्सा नहीं थे, ये हमारी प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे, इनको बाद में ऐड करवाया गया है इंदिरा गांधी के द्वारा। एक्चुअली 3 शब्द है ये। एक प्रस्तावना के अंदर 42वां संविधान संशोधन किया गया था 42 नंबर का, और इसके माध्यम से 3 शब्द ऐड करवाए गए थे नए। एक तो समाजवादी सोशलिस्ट, एक आपका पंथ निरपेक्ष सेक्युलर, और एक का अखंडता इंटेग्रिटी। ये 3 शब्द ऐड करवाए थे इंदिरा गांधी ने। समाजवादी पहले नहीं था, इंदिरा गांधी ने 42वां संविधान संशोधन करके इसके अंदर ये शब्द ऐड करवा दिया। और इसका मतलब ये कि देखो, भारत एक ऐसा राज्य है, भारत एक ऐसा देश है। ठीक है, SC/ST को आगे आर्थिक और सामाजिक विकास करने के लिए रिजर्वेशन दे दिया, महिलाओं को रिजर्वेशन दे दिया। लेकिन अभी भी अगर कोई ऐसा वर्ग, ऐसा जाति, ऐसा समुदाय, ऐसा पंथ वर्ग पिछड़ा हुआ है जिसका विकास नहीं हुआ है, तो उसको भी सरकार आगे लाने की कोशिश करेगी। बात केवल ST/SC की नहीं है, बात उन सभी वर्गों की, उन सभी समाजों की, उन सभी कास्ट की, कैटेगरीज की है जिनका भी विकास नहीं हो पाया, जिनके विकास की जरूरत है, उनका आर्थिक और सामाजिक विकास करना है राज्य को, तो उनको भी साथ लेकर चलेगा। उनको आगे बढ़ाने के लिए भी संविधान में कुछ नए प्रावधान ऐड किए जाएंगे। ऐसा देश है समाजवादी देश। और समाजवादी देश के अंदर जो संसाधन होते हैं, है ना, जो संसाधन या रिसोर्सेज होते हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, बराबर बांटे जाते हैं। तो जो संपत्ति है, क्योंकि आपको पता है कि पहले संपत्ति ठेकेदारों के पास, जमींदारों के पास, बड़े राजे महाराजाओं के पास बड़े पैमाने पर हुआ करती थी, 10-10, 15-15, 50-50 हज़ार बीघा हुआ करती थी। तो इसको भी इक्वल करने के लिए समाजवादी शब्द डाला गया कि भाई हमें जो रिसोर्सेज है, जो संसाधन है, उनका बंटवारा थोड़ा इक्वली करना है और सभी समाजों पर ध्यान केंद्रित करके भारत का विकास करना है। इसके बाद में अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष सेक्युलर। पंथ निरपेक्ष सेक्युलर भी पहले हमारे प्रस्तावना में नहीं हुआ करता था। देखो, 15 अगस्त 1947 से पहले ये एक ही देश हुआ करता था। 15 अगस्त 1947 को एक देश अलग हो जाता है मुस्लिम धर्म से, जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान आज़ादी मुस्लिम धर्म की वजह से हुआ है। ठीक है, तो शुरुआत में हमें ऐसा लग रहा था कि भाई पाकिस्तान देश बना और इसका राष्ट्र धर्म क्या है, मुस्लिम है, नेशनल रिलीजन है मुस्लिम। तो फिर हमें ऐसा लग रहा था कि भाई हमारा जो राष्ट्रीय धर्म है, मुस्लिम रिलीजन है, वो क्या है, हिंदू है। भाई धर्म के आधार पर ही तो बंटवारा हुआ है, तो इसका अगर राष्ट्रीय धर्म मुस्लिम है तो हमारा राष्ट्रीय धर्म क्या है, हिंदू। हम ऐसा सोच रहे थे, हमें ऐसा लग ही रहा था, लेकिन इस बात से लिखा हुआ नहीं था कहीं पर भी ये बात कि हमारा राष्ट्रीय धर्म हिंदू है, हमारा नेशनल रिलीजन हिंदू है, कहीं पर इसका जिक्र नहीं था। लेकिन हमें ऐसा लगता था कि भाई अगर ये मुस्लिम है तो ये हिंदू है। लेकिन इस बात से पर्दा उठा दिया इंदिरा गांधी ने 1976 में। 1976 में इंदिरा गांधी ने कहा कि हम लोग सेक्युलर है, पंथ निरपेक्ष है। सेक्युलर है, पंथ निरपेक्ष का मतलब आप खूब जानते हैं, ऐसा देश या ऐसा राष्ट्र जिसका कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं है, कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं है। इसके अलावा
वो किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। अगर राष्ट्रीय धर्म नहीं है, सभी को बराबर बांट रखा है, तभी तो आप अपने आप को सेकुलर कह रहे हो, पंथ निरपेक्ष कह रहे हो। पंथ निरपेक्ष सेकुलर का मतलब है कि राष्ट्र धर्म नहीं है किसी भी देश का। स्पेशली हमारी बात करें तो हमारा कोई भी राष्ट्रीय धर्म है, कोई भी नेशनल रिलीजन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे धर्म है। तो अगर एक धर्म को राष्ट्रीय धर्म बना दिया जाए, नेशनल रिलीजन बना दिया जाए, तो फिर ये बाकी धर्मों के साथ भेदभाव माना जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन माना जाएगा। तो इंदिरा गांधी ने पंथ निरपेक्ष बना दिया, हमें सेकुलर बना दिया, और आज भी हम सेकुलर है। उसके बाद लोकतांत्रिक शब्द का मतलब आपको पता है, डेमोक्रेटिक शब्द का मतलब आपको पता है कि जनता की पसंद की सरकार बनना। बाकायदा चुनाव होगा, इलेक्शन होगा, पूरी की पूरी जनता वोट डालेगी, और डेमोक्रेसी में पावर होती है वो जनता के पास ही होती है। जनता अपनी मनपसंद की सरकार चुनती है और देश को चलवाती है। और रिपब्लिक का मतलब या गणराज्य का मतलब आप खूब जानते हैं। रिपब्लिक या गणराज्य का मतलब सिंपल होता है कि ऐसा देश जिसका हेड ऑफ द स्टेट होगा, एक मुखिया होगा, लेकिन वो चुनाव के माध्यम से बनेगा, इलेक्शन के माध्यम से बनेगा। तो ये 5 शब्द भारत देश की प्रकृति बताते हैं। आप किसी भी पढ़े लिखे इंसान को अगर ये बता दोगे कि ये 5 शब्द हैं, तो वो खुद समझ जाएगा कि भारत देश का नेचर कैसा है, भारत अंदर से दिखाई कैसा देता है। भारत दिखाई देता है कि भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र है। इसके इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर में, आंतरिक और बाहरी मामलों में कोई बाहर की ताकत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। भारत एक समाजवादी या सोशलिस्ट कंट्री है जो सभी समाजों पर ध्यान केंद्रित करके विकास करता है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता है, सभी को बराबर लेकर चलता है, इक्वल लेकर चलता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री, और भारत एक गणराज्य है, एक रिपब्लिक है। तो ये भारत देश की प्रकृति बताते हैं। इसके बाद में प्रस्तावना में थोड़ा आगे चलेंगे हम। जो संविधान की प्रस्तावना है उसके मूल्य और सिद्धांत क्या है? प्रस्तावना के मूल्य एवं सिद्धांत। वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रीएम्बल। वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ प्रीएम्बल। संविधान की प्रस्तावना के मूल्य और सिद्धांत। पहले पैराग्राफ के बाद जब हम आगे चलेंगे तो सबसे पहले हमें एक शब्द मिलेगा, न्याय या जस्टिस। और न्याय या जस्टिस में 3 बातें लिखी हुई है। क्या क्या लिखी हुई है? एक तो लिखी हुई है समाजवादी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। इस लाइन का मतलब है कि जब भारत राज्य न्याय करेगा, जस्टिस करेगा, तब इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा कि सामने वाले का सामाजिक स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है। देश में शुरुआत से कास्टिज्म में वर्गीकरण है, जातिगत आधार पर बांटा गया है। तो जब जस्टिस या न्याय करने की बात आएगी तो इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा कि उसका सामाजिक स्टेटस क्या है, वो जनरल का है, ओबीसी का है, एसटी एससी का है, वो ऊंची जाति का या नीची जाति का है। तो सामाजिक बैकग्राउंड चेक नहीं किया जाएगा, उसके सोशल बैकग्राउंड के आधार पर आप उसके साथ न्याय नहीं करोगे। ये नहीं देखा जाएगा कि उसका आर्थिक बैकग्राउंड क्या है, उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, वो कोई गरीब आदमी न्याय मांगने आया है या कोई बिल्कुल अमीर आदमी न्याय मांगने आया है। ऐसा नहीं है कि मान लो टाटा, अंबानी, अडानी, मित्तल टाइप के बड़े लोग न्याय मांगने चले गए, कोई केस मुकदमा हो गया, कोर्ट में चले गए, तो जज साहब हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि सर आप क्यों आए हैं, आप तो फ्री हैं। और एक गरीब आदमी फटी धोती पहन के वहाँ पर पहुँच गया तो उसको लपेट लिया जज ने। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जब भी न्याय करने की बात आएगी तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को, आर्थिक बैकग्राउंड को चेक नहीं किया जाएगा। और राजनीतिक या पॉलिटिकल बैकग्राउंड का मतलब है कि सभी को जस्टिस है, इस बात की न्याय है, इस बात का न्याय दिया गया है कि भारत का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है, चुनाव में वोट डाल सकता है ना, मतदान डाल सकता है, चुनाव लड़ सकता है, अपनी आवाज़ उठा सकता है।
तो कहने का मतलब यह है कि जब भी न्याय या जस्टिस की बात आएगी तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसको परे रखकर आपको न्याय करना है। उसके बाद अगली बात आती है स्वतंत्रता की। अगला शब्द है स्वतंत्रता, लिबर्टी। लिबर्टी और स्वतंत्रता में आपको 5 शब्द दिखाई देंगे। यहां पर 5 शब्द कौन कौन से? विचार, थॉट। आपको विचारों की स्वतंत्रता है। आपका खुद का एक फिजिकल शरीर है, फिजिकल बॉडी है, भौतिक शरीर है। तो आपको कैसे मजबूर किया जा सकता है कि आप क्या सोचेंगे अपने दिमाग में? आपका खुद का भौतिक शरीर है, खुद का दिमाग है, आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता, आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता है। आपके दिमाग में घुस के कोई कैसे बता सकता है कि आप क्या सोचोगे? आपका माइंड, आप कुछ भी सोचो, अच्छी बात, बुरी बात। अच्छी बात सोचिए तो अच्छी है, बुरी बात सोचिए तो बहुत गलत बात है। तो हमें विचारों की स्वतंत्रता है। हमारा एक भौतिक शरीर है, एक इंडिविजुअल बॉडी है, और इसके अंदर एक दिमाग, और दिमाग के अंदर आप घुस के किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि तुम्हें क्या सोचना है। आप सोचने के लिए स्वतंत्र है, थॉट्स के लिए स्वतंत्र है। किसी प्रकार की बात, किसी प्रकार की चीज़ आप सोच सकते हैं। अब अगर आपने कुछ सोचा तो फिर आप बताओगे कि, तो फिर आपको आज़ादी है अभिव्यक्ति की। एक्सप्रेशन, अपने विचारों को, अपने थॉट्स को अभिव्यक्त करने की आज़ादी है आपको उसको एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। एक्सप्रेस आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। आप लिखकर एक्सप्रेस कर सकते हैं, लिखकर नहीं करना चाहते तो बोलकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। बोलना या लिखना भी नहीं आता तो संकेत के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 26 जनवरी 15 अगस्त आता है ना, आप हाथ में झंडा उठा लेते हैं, तिरंगा झंडा उठा लेते हैं। ना ही आपने कुछ बोला, ना ही आपने कुछ लिखा, केवल आपने संकेत के माध्यम से आज बता दिया कि आप आज आपके माइंड में कैसे विचार चल रहे हैं। आपके माइंड में देशभक्ति के विचार चल रहे हैं। ऐसा ही होता है ना। आप जब 26 जनवरी 15 अगस्त को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कुछ लिखते हैं, है ना, तो ये आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आपने अगर मान लो कोई देशभक्ति दोहा लिख दिया तो आपने लिख के बताया कि आपके माइंड में क्या चल रहा है ना, आपने एक्सप्रेस किया। अगर आप झंडे का फोटो भेज देते हैं तो आपने संकेत के माध्यम से बताया। तो कहने का मतलब ये कि जो भी आपने विचार किया है, सोचा है, उसको आप किसी भी रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर बताने वाली चीज़ है तो ही बताना। गंदे विचार अगर माइंड में उसको बता दिया तो फिर सामने वाला आपको छोड़ेगा नहीं। मान लो आपके माइंड में तो किसी को गाली देने की आ रही है, सोच तो लिया और मान लो दे भी दिया तो फिर चप्पल जूते चल जाएंगे वहाँ पर। विचार अभिव्यक्ति के बाद में फिर है विश्वास, बिलीफ। विश्वास या बिलीफ, आपने विचार किया और अभिव्यक्त किया, किसी को बताया। अब सामने वाला आप पर विश्वास करे या ना करे, उसकी विचार की आज़ादी है। आप उसको बाध्य नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते। मैं कुछ भी बोलूं, मैं क्या आपको मजबूर कर सकता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वही सही है? आपको मेरी बात पर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए। आप स्वतंत्र, करो या ना करो, जबरदस्ती थोड़ी है। घर वाले आए दिन कोई भी चीज़ बोलते हैं, हमारी सरकार आए दिन कोई भी चीज़ बोलती है ना। तो ये कोई कुछ भी बोले, है ना, आप स्वतंत्र इस बात के लिए कि आप उस बात पर विश्वास करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपको बिलीफ की, विश्वास की स्वतंत्रता दी गई है। तो सबसे पहले विचारों की स्वतंत्रता, फिर उसको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, और फिर विश्वास की स्वतंत्रता। इसके बाद में अगली है धर्म की स्वतंत्रता, फेथ। और उसके बाद है उपासना, वर्शिप। भारत राज्य में आप किसी भी धर्म को चुन सकते हैं, मान सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। धर्म की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? हिंदू धर्म को अपनाओ, मुस्लिम को अपनाओ, सिख को अपनाओ, बौद्ध को अपनाओ, जैन को अपनाओ, पारसी को अपनाओ, मुस्लिम को अपनाओ। किसी भी धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र कोई बाध्यता थोड़ी है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। मान लो कि आप बचपन से किसी धर्म में पैदा होते हैं और बाद में बड़े होने के बाद अगर आपको ऐसा फील होता है कि मेरा धर्म ठीक नहीं है, मैं किसी दूसरे धर्म को अपनाना चाहता हूँ, तो आप किसी दूसरे धर्म को भी अपना सकते हैं अपनी इच्छा से, कोई रोक टोक नहीं है। धर्मांतरण किया जा सकता है लेकिन वो अपनी इच्छा से, है ना, सेल्फ इंक्लाइनेशन या सेल्फ रिलायंस के आधार पर आप धर्मांतरण कर सकते हैं अपनी इच्छा से। फोर्सफुली या जबरदस्ती धर्मांतरण करवाना निषिद्ध है, गलत है। उसके बाद में उपासना की स्वतंत्रता, पूजा पाठ की स्वतंत्रता, पूजने की स्वतंत्रता। जिस भी धर्म को आपने चुना है
चूज किया है, जिस भी धर्म को आपने माना है उस धर्म से संबंधित जो भी रीति रिवाज, पूजा पाठ करने के सारे चीज़ें हैं, इनको आप मानने के लिए स्वतंत्र है। जैसे मान लो आपने हिंदू धर्म को चुना है, तो आप देवी देवताओं की पूजा करो, पत्थरों की पूजा करो, आप पीपल के वृक्ष की पूजा करो, सूर्य चंद्रमा की पूजा करो, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आपका धर्म है, वो आपने धर्म को माना है, चुना है, तो उसकी उपासना करने के लिए आप स्वतंत्र है। आपने मुस्लिम धर्म चुना है, तो मुस्लिम धर्म से संबंधित आप मजार पे जाके पूजा करो, है ना, मस्जिद में जाके पूजा करो। अगर आपने सिख धर्म चुना हो तो आप गुरुद्वारे में जाके पूजा करो। अगर आपने क्रिश्चियन धर्म चुना है तो कहाँ पे जाके पूजा करो, चर्च में जाके पूजा करो, कोई रोक टोक नहीं है। तो हमारा देश धर्म की स्वतंत्रता भी देता है और उपासना की स्वतंत्रता भी देता है। अच्छा, चाइना की अगर मैं बात करूं, चाइना यहाँ पर थोड़ा स्वतंत्रता छीन लेता है। चाइना के अंदर इन दोनों की बात करें तो देखो, चाइना धर्म की स्वतंत्रता तो दे देता है, रिलीजन कोई भी आप अपना लो, कोई सा भी धर्म अपना लो, उसके देश में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण बात क्या है यहाँ पर, वो उपासना की स्वतंत्रता छीन लेता है। मैं स्पेशली मुस्लिम धर्म की बात कर रहा हूं। चाइना में अगर आप चले जाओगे तो आप मुस्लिम धर्म मान सकते हैं, मुस्लिम रिलीजन को मान सकते हैं, लेकिन मुस्लिम रिलीजन को मानोगे कैसे, पूजा पाठ या उपासना कैसे करोगे, ये चाइना तुम्हें खुद बताएगा। इसकी स्वतंत्रता वो आपको नहीं देता है। चाइना में 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जा सकती पब्लिक प्लेस पर। चाइना में पब्लिक प्लेस तो छोड़ो, कहीं पर भी 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है चाइना के अंदर, पब्लिक प्लेस तो दूर की बात है। दूसरा, वहां पर पब्लिक प्लेस पे कोई अल्लाह नहीं बोल सकता है, अपने भगवान का नाम नहीं ले सकता है। और चाइना तो इतना आगे निकल गया है कि वो आजकल कुरान को मॉडिफाई करवा रहा है, सही तरीके से लिखवा रहा है, क्योंकि चाइना को ऐसा लगता है कि कहीं पर भी अगर आतंकवादी घटना होती है, बम विस्फोट होता है, तो उसमें से अगर 10 आतंकवादी पकड़ लेते हैं तो 10 में से 8 या 9 मुस्लिम समुदाय से निकल कर आते हैं। तो मुस्लिम समुदाय से इतने ज़्यादा आतंकवादी क्यों बनते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं इस बुक की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ऐसा चाइना को लगता है ना। चाइना को ऐसा लगता है कि जो कुरान है इसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, कुछ फेरबदल करने की जरूरत है। तो चाइना कुरान को अपने हिसाब से लिखवा रहा है, अपने हिसाब से मॉडिफाई करवा रहा है, और चाइना में वही कॉपी चलती है, वही कुरान चलती है जो चाइना की सरकार ने बनवाई है। तो हमारा देश धर्म की स्वतंत्रता देता है, उपासना की स्वतंत्रता देता है, लेकिन चाइना मुस्लिम समुदाय को धर्म की स्वतंत्रता तो देता है, लेकिन उपासना की स्वतंत्रता नहीं देता है चाइना। इसके बाद में थोड़ा आगे चलेंगे तो फिर आपको मिलेगी यहाँ पर समानता की बात की गई। इनको भी इनको सीक्वेंस में याद रखना कि पहले सामाजिक आएगा, फिर आर्थिक आएगा, फिर राजनीतिक आएगा। इनको भी बिल्कुल सीक्वेंस में याद करना है कि पहले विचार आएगा, फिर अभिव्यक्ति आएगी, फिर विश्वास आएगा, फिर धर्म आएगा, फिर उपासना आएगा। इसको भी आपको एग्जैक्ट एज इट इज ही याद रखना है। इसके बाद आती है बात समानता की। इक्वलिटी, समानता की इक्वलिटी की बात करें तो 2 चीजों की समानता है, प्रतिष्ठा एवं अवसर। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। दो चीजों की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की। प्रतिष्ठा मतलब स्टेटस, सभी का स्टेटस बराबर है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई राजा नहीं है, कोई रंक नहीं है। भारत में सभी का स्टेटस बराबर है, सभी के प्रतिष्ठा बराबर है। और दूसरा अवसर या अपॉर्चुनिटी, सभी को, चाहे वो सरकारी नौकरी की बात आई, चाहे वो संसाधन या रिसोर्सेज के बंटवारे की बात आई, चाहे वो शिक्षा की बात आई, कोई भी चीज़ हो, जो अपॉर्चुनिटी है वो सभी लोगों को बराबर दी जाएगी। हाँ, अब ये आप बोल सकते हैं कि सर ST/SC को रिजर्वेशन क्यों दे रखा है? अरे उनको रिजर्वेशन इसलिए दे रखा है ताकि उनको बाकी समुदाय के बराबर किया जा सके, जनरल के बराबर किया जा सके, क्योंकि ST और SC का आपको पता है कि शुरू से देश में कास्टिज्म है ना, जातिगत आधार पर देश बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इनका विकास या डेवलपमेंट नहीं हो पाया, इस वजह से उनको दिया है। ठीक है, वो परिस्थिति के हिसाब से हमने दिया, लेकिन फिर भी समानता है प्रतिष्ठा और अवसर की। उसके बाद में है बंधुता, बंधुता या फ्रेटर्निटी। बंधुता फ्रेटर्निटी की अगर मैं बात करूं तो बंधुता फ्रेटर्निटी में क्या लिखा हुआ है? डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड
एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, व्यक्ति की गरिमा, एवं राष्ट्र की एकता एवं अखंडता, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, बंधुता है भाईचारे का मतलब आप खूब जानते हैं कि हमें भाईचारे से रहना है, बंधुत्व के साथ रहना है। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की डिग्निटी बनी रहे, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, किसी की जाति का हो, किसी को गाली गलौज से, अपशब्दों से या दुर्व्यवहार से नहीं बोलना चाहिए, कटाक्ष नहीं करना चाहिए। आए दिन हम ये देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते रहते हैं, आए दिन हिंदू मुस्लिम धर्म के आधार पर पता नहीं क्या क्या हो सकता है ना। हिंदू और मुस्लिम जाति समुदाय के लोग आपस में एक दूसरे को कटाक्ष करते रहते हैं सारे दिन, है ना। इसके अलावा मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म, इसको लेकर आए दिन झगड़े दंगे फसाद होते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखना है, किसी को किसी प्रकार से अपशब्द का ऊंच नीचे गलत नहीं बोलना है। हमें इतनी एकता से रहना है, इतना यूनाइट होकर रहना है कि अब ये देश अखंड रहे, इंटीग्रेट रहे, अब इसके और टुकड़े ना हो, क्योंकि कई बार ये देश खंड खंड हुआ है, कभी अफगानिस्तान, कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश, कभी नेपाल, कभी भूटान, कभी भूटान नहीं हमारा पार्ट था, बांग्लादेश, कभी म्यांमार, बहुत सारे टुकड़ों में देश समय समय पर जातिगत आधार पर, धर्म के आधार पर टूट चुका है। अब ये नहीं टूटना चाहिए। तो हमें एक रहकर, एक होके रहना है, भाईचारे से रहना है, आपस में सभी धर्मों का सम्मान करना है, सभी जातियों का सम्मान करना है, तभी हम अखंड होके रहेंगे, यूनिट होके रहेंगे। तो डिग्निटी हर इंसान की बनी रहे और राष्ट्र की एकता और अखंडता बनी रहे, इतने एक होकर भाईचारे से हमें रहना है। अब अगर हम आगे बात करते हैं, अगर हमसे ये पूछा जाए एग्जाम में कि बताओ भाई, प्रस्तावना का सिद्धांत किससे लिया है, किस देश से सिद्धांत लिया है कि हम हमारे संविधान में प्रस्तावना रखेंगे? अमेरिका से, यूएसए से। हमने प्रस्तावना का सिद्धांत, प्रियम्बल का कॉन्सेप्ट लिया है यूएसए से, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले सिस्टमेटिक तरीके से संविधान लिखने वाला देश कौन है? अमेरिका। अमेरिका ने संविधान लिखा तो उसकी एक प्रस्तावना भी है, प्रियम्बल है। तो हमने प्रस्तावना का सिद्धांत अमेरिका से लिया कि भाई हम प्रस्तावना की कॉपी अमेरिका से करेंगे, हमारी भी एक प्रस्तावना होगी। ठीक है, तो प्रस्तावना का सिद्धांत हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। कुछ नोट है ये? कॉन्सेप्ट ऑफ प्रियम्बल, प्रस्तावना का सिद्धांत हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण नोट, सबसे पहले प्रस्तावना का जिक्र किया गया उद्देश्य प्रस्ताव में, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में। आपको पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्तावों को, है ना, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को संविधान सभा के सामने पेश किया था, बताया था मैंने आपको। तो उसमें सबसे पहले प्रस्तावना का जिक्र किया कि हम हमारा संविधान जब बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाएंगे, तो उसकी एक प्रस्तावना भी होगी, एक प्रियम्बल भी होगी। तो इसका सबसे पहला जो हमें वर्णन मिलता है प्रस्तावना का, वो मिलता है उद्देश्य प्रस्ताव में, है ना। उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तावना का वर्णन, उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तावना का वर्णन है। Description of preamble, description of preamble in objective resolutions,
डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिएम्बल इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। और महत्वपूर्ण जानकारी, प्रस्तावना को किस दिन अपनाया था हमने? मैंने आपको बताया था कि 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अपना लिया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिया था। उस दिन संविधान दिवस से मनाते हैं। तो संविधान को अपना कैसे लिया? प्रस्तावना के बगैर। पहले प्रस्तावना को अपनाया, फिर संविधान को अपनाया है, ये भी तो ध्यान दो आप। पहले प्रस्तावना, संविधान अभी बिना प्रस्तावना के पूरा नहीं है। संविधान की किताब कंप्लीट होने के बाद पहले प्रस्तावना चिपकाई गई है, आगे वाला पन्ना चिपकाया गया है। तो पहले प्रस्तावना को अपनाया गया है, फिर हमारे संविधान को अपनाया गया है। तो प्रस्तावना को किस दिन अपनाया? वो डेट है 26 नवंबर 1949। प्रस्तावना को अपनाया। छब्बीस नवंबर 1949 को। आज मेरी थोड़ी तबीयत सी खराब है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को क्या किया गया है? अपनाया गया है, अडॉप्ट किया गया है। प्रीएम्बल वाज अडॉप्टेड। और चौथी महत्वपूर्ण चीज, अब तक जब तक हम पढ़ रहे हैं तब तक हमारे जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, उसमें केवल एक बार संविधान संशोधन किया है। ओनली वन टाइम, एक बार ही संविधान संशोधन किया गया है। देखो लगभग हर साल संविधान संशोधन किया जाता है, संविधान की किताब में कुछ चेंज होता है। शुरुआत से 1 नंबर का संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, है ना, दूसरा, तीसरा, और अभी 106 नंबर का संविधान संशोधन 2023 में हुआ था। महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था लोकसभा और विधानसभाओं में। तो जो 42 नंबर का संविधान संशोधन था 1976 में हुआ था। ये एकमात्र ऐसा संविधान, इस संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। इसी संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया और 3 शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द कौन कौन से थे? तो देखो, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, नाइनटीन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। और इसके माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? एक तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया, एक जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, और एक जोड़ा गया अखंडता। सोशलिस्ट जोड़ा गया, सेक्युलर जोड़ा गया, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। एक्चुअली ये जो तीसरी वाली लाइन है ना, इसमें जो अखंडता या इंटेग्रिटी लिखा है हमने, हम इसको नॉर्मल लिख देते हैं कि भाई अखंडता या इंटेग्रिटी नाम का तीसरा शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में। लेकिन सच्चाई कुछ ऐसी है कि पूरी की पूरी लाइन ही ऐड की गई है, यहां से लेकर यहां तक। यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, ये पहले नहीं हुआ करती थी। राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये पूरी की पूरी लाइन। तो एक तो 2 तो ये वाले शब्द, कौन कौन से? 2 तो ये वाले हो गए, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। और तीसरा शब्द कौन सा हो गया? तीसरा शब्द हो गया ये वाला। ये एक्चुअली पूरी की पूरी लाइन ही ऐड की गई थी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। लेकिन अब ये चलन में आ गया है, पूरी लाइन को लिखता नहीं है, किताबों में भी अखंडता या इंटेग्रिटी लिख देते हैं इसलिए मैंने भी अखंडता या इंटेग्रिटी लिख दिया है। तो अगर आप देखोगे कि प्रस्तावना का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है ना। उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तावना का वर्णन पहली बार मिलता है। इसके अलावा और क्या चीज है? प्रस्तावना को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को। अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार ही संविधान संशोधन किया गया है और वो है 42 नंबर का। इसके माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। अच्छा, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन आपको दिखाई दे रही है,
न्याय, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये हमने कहाँ से लिया है? ये हमने लिया है यूएसएसआर से। देखो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, और यूएसएसआर से मुझे कुछ याद आ गया है। यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो 1922 में बना था, जिसको सोवियत यूनियन कहते हैं, व्लादिमीर लेनिन ने बनाया था इसको। और 1991 में इसका टुकड़े हो जाते हैं और 15 देशों में टूट जाता है, और इसमें सबसे बड़ा देश बनता है कौन सा? रूस। तो ये वाली जो लाइन है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाएगा, ये यूएसएसआर से ली गई है। उसके बाद में ये वाले 3 शब्द कौन कौन से? ये वाले 3 शब्द स्वतंत्रता, समानता और एक आगे है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ये वाले जो 3 शब्द हैं ये हमने फ्रांस से लिए हैं, फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं। ये वाले 3 शब्द ये आपको ध्यान रखना। आगे जब हम संविधान के स्रोत लिखेंगे, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, तब हम आपको इनको डिटेल में लिखवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।